Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 26th of March 2024. तो गाइस आज है तारीख 26 मार्च 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है शिप्रा रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये किस चीज को रेफर करता है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर बी लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, या फिर ऑप्शन नंबर सी परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के अखबार में दोस्तों पेज नंबर 12 पर भी ये टॉपिक प्रेजेंट है। तो बोला जा रहा है कि पहली बार जो अमूल है वो फ्रेश मिल्क एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका को। तो ये जो फ्रेश मिल्क है इसमें आपको पता होगा मिल्क की 4 वैरायटीज आती हैं और वो चारों की चारों वैरायटीज दोस्तों यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाएंगी। ये काफ़ी सारे डिस्कशंस इस टॉपिक के ऊपर में हो रहे हैं, ठीक है। और ये काम जो है दोस्तों एक सप्ताह के अंदर अंदर होने वाला है। ये शुरुआत होने वाली है बेसिकली, और ये पहली बार होने वाला है, इस वजह से इसकी चर्चाएं आगे बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। ये टॉपिक आप देख पाओगे, लाइव मिनट हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, सभी जगह पर इस टॉपिक को लगातार कवरेज मिल चुका है। आपको पता है अमूल एक बहुत बड़ी ब्रांड आपको इंडिया में देखने को मिल जाती है, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अब अमूल के आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आने लगी, इवन चॉकलेट्स आ रही हैं, है ना, दूध, दही, मट्ठा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अमूल का देखने को मिलेगा। अब ज़रा गहराई से चलते हैं और समझते हैं आखिरकार पूरा मामला है क्या और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये भी ज़रा जानेंगे। तो अमूल का जो एक पेरेंट कंपनी है GCMMF, दैट इज़ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इन्होंने कल होली वाले दिन अनाउंस किया कि ये क्या करेंगे, जो अमूल के 4 वेरिएंट्स हैं मिल्क के स्पेशली, उनको यूएस के मार्केट में आने वाले एक सप्ताह के अंदर में भेजना शुरू करेंगे, स्पेशली लॉन्च कर देंगे। ये बात एक्सपोर्ट क्या, लॉन्च करने वाले हैं पूरे अमूल को वो, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ताकि बहुत सारे जो इंडियंस यूएस में रह रहे हैं, जिसको हम इंडियन डायस्पोरा बोलेंगे, है ना, या फिर एशिया की बहुत सारी पॉपुलेशन वहाँ पे जो रह रही है, उन सबकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट आया है। और जैसे मैंने बोला ये पहली बार हो रहा है जब जो GCMMF है ये फ्रेश मिल्क को एक्सपोर्ट करेगा हमारे देश से बाहर। इस बॉडी के जो MD हैं जयन मेहता साहब, इन्होंने यहाँ पर PTI को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि हम वैसे तो दशकों से बहुत सारे कंट्रीज को डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया से बाहर अमूल जो है वो फ्रेश मिल्क को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। जो बाकी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स है वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, 50 देश में एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन फ्रेश मिल्क, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है दूध की। तो वो जो फ्रेश दूध है दोस्तों वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंडिया से बाहर जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए GCMMF ने क्या किया है, 108 साल पुराना जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का, जिसका नाम है मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन, इनके साथ में टाई अप कर लिया है। अब ये बॉडी जो है साथ में मिलकर क्या करने वाली है, इस प्रकार से फ्रेश मिल्क को लॉन्च करेगी यूएस के मार्केट में। और पिछले सप्ताह अगर हम लोग बात करेंगे तो जो अमूल है दुनिया का कह रहा हूँ, हमारे देश का सबसे बड़ा डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड, तो इन्होंने अनाउंस किया कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। पहले तो देखो बहुत सारा डेटा निकाला जाएगा, उन सारे डेटा को निकालने के बाद में सारी इन्फॉर्मेशंस जो हमारे पास में होंगी उसके बेसिस पर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात,
ऑलरेडी 50 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिसपे अमूल अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, उनकी ब्रांडिंग चल रही है। और फिर यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि जैसे अगर मान लो हम प्रोडक्ट वहाँ पर सेल करेंगे तो क्या अमूल का ब्रांड चलेगा या कोई और दूसरा ब्रांड चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्रांडिंग होगी अमूल के फ्रेश मिल्क की, वो सारी की सारी इंडियन कंपनी ही तैयार करेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिल्क का कलेक्शन हो गया, उसका प्रोसेसिंग हो गया, वो सारा काम एमएमपीए को सौंप दिया गया है, उसी मिचिगन मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन को। बाकी उसकी ब्रांडिंग वगैरह काम सब यहाँ पर इंडिया देखेगा, इंडियन कंपनी देखेगी। ठीक है, और फिर जैसे मैंने बोला कि अमूल की 4 ब्रांड्स है, स्पेशली दूध की जब बात करते हैं, जिसमें अमूल ताज़ा एक है, अमूल गोल्ड है दूसरा, है ना, ये आप देख पाओगे अमूल गोल्ड है, ऊपर वाला अमूल ताज़ा है। वैसे एक अमूल शक्ति आता है, अमूल स्लिम एंड ट्रिम आता है। तो ये 4 वेरिएंट्स हैं, ये चारों वेरिएंट्स को यहाँ पर यूएस के मार्केट में अवेलेबल करवाने वाले हैं। और बोला जा रहा है स्टार्टिंग में जो ये फ्रेश मिल्क जाएगा, ये सबसे पहले न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, वॉशिंगटन, डलास और टेक्सास के अंदर में दोस्तों यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। इस पूरे बॉडी का मेन टारगेट यह है कि इंडिया में बहुत सारे जो एनआरआई यूएसए में रह रहे हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं, है ना, उनको यहाँ पर हम ये जो वैरायटी है प्रोवाइड करवा सकें। जिनकी आदत है शुरू से यहाँ पे उन्होंने अमूल चखा है, तो उनको यहाँ पर ये वेरिएंट हम लोग प्रोवाइड करवा सकें। ये हमारा एक स्पेशल टारगेट होने वाला है। और जब इन्हीं एमडी से पूछा गया कि भाई आपका सेलिंग टारगेट वगैरह क्या होने वाला है, तो इनका कहना है ये जो कंपनी है ये पहले कुछ टाइम, तो अगर आप देखोगे आने वाले 3 से 4 महीने मार्केटिंग के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर स्पेशल फोकस करेगी। देन उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं। शुरुआत यहाँ पे अभी आने वाले 1 सप्ताह में हो जाएगी इन सब चीज़ों की। उनका ये भी कहना है कि धीरे धीरे करके, अभी तो हम फ्रेश मिल्क लॉन्च कर रहे हैं, फिर वहीं पर उन्हीं एरियाज में हम क्या करेंगे, पनीर, कर्ड और जो बटर मिल्क वगैरह है वो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। बाकी ये जो लाइन है ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट आने वाले समय पर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों डेयरी सेक्टर से संबंधित काफ़ी सारा डेटा है जो कि आपने पता होना चाहिए। वैसे मैं काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुका हूँ डेयरी सेक्टर के बारे में, डिटेल्स आपको बता चुका हूँ, चैलेंजेस के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं उतना कुछ डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, जो न्यूज़ है स्पेशली उसके ऊपर मैं एक स्पेशल फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, आगे आते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। तो आज का अगर आप द हिंदू अखबार देख रहे हो तो पेज नंबर 12 की एक खबर मैंने कवर करवाई। ये वाली खबर भी दोस्तों पेज नंबर 12 पर ही प्रेजेंट है। बात हो रही है जो रोबोस्टा कॉफ़ी है। कॉफ़ी भी आपको पता है 2 प्रकार की आती हैं, एक होती है अरेबिका, एक होती है रोबोस्टा। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। रोबोस्टा कॉफ़ी के जो दाम है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। रीज़न क्या है, आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का खेल देखते हैं। रीज़न यह है कि इस कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो अब की बार कम हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया भर में रोबोस्टा कॉफ़ी का शॉर्टेज हो गया, कमी हो गई। अब आपको पता है दोस्तों इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी मान लो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की अगर सप्लाई कम हो जाए, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो जाए, लेकिन डिमांड उसकी अगर ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस प्रोडक्ट के जो दाम है उसके प्राइसेस क्या हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है अभी रोबोस्टा कॉफ़ी के साथ में। तो रोबोस्टा कॉफ़ी में अभी ग्लोबल शॉर्टेज नज़र आया, जिस वजह से इसके दाम बढ़ते चले गए। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो ये दाम काफ़ी कम था, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ सारी डिटेल्स मेंशन की गई हैं। बोला जा रहा है कि जो रोबस्टा कॉफ़ी जो बिल्कुल कच्ची बेरीज आती हैं, है ना, वो यहाँ पर 172 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से देखने को मिलेगी वायनाड में, केरला में। जबकि लास्ट ईयर ये 115 किलोग्राम थी, यानी सॉरी इतने रुपए पर किलोग्राम, तो 115 से सीधा 172 बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली। और अब की बार जो हार्वेस्टिंग की गई है वो पूरी हो चुकी है, कॉफ़ी की फसल की सब कुछ कटाई वटाई सब हो चुकी है, इकट्ठा कर लिया गया है। हम देख पा रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा गिरावट है इस बार कॉफ़ी के प्रोडक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉफ़ी की डिमांड है वो तो मेंटेन रहेगी, बट प्रोडक्शन में कमी हो गई, इस चक्कर में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय पर इस कॉफ़ी का प्रोडक्शन और कम होगा, रोबस्टा का प्रोडक्शन उत्पादन और कम होता चले जाएगा, और जितना कम होता चले जाएगा उतने प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, जो फार्मर्स वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 25 से 30% के आसपास अभी प्रोडक्शन में एक गिरावट देखने को मिलने वाली है। गिरावट होगा तो अगेन वही मैंने आपको बताया, प्राइसेस वापस से इंक्रीज होंगे। फिर दोस्तों कॉफ़ी सेक्टर को देखने के लिए हमारे पास में प्रॉपर एक कॉफ़ी बोर्ड है, सबको पता होगा, जैसे टोबैको बोर्ड है, टी बोर्ड है, वैसे ही यहाँ पर कॉफ़ी बोर्ड भी है। तो कॉफ़ी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इंडिया में जो कॉफ़ी का उत्पादन हुआ है 2022-23 में, वो हुआ है 3,52,000 टन्स के आसपास, जिसमें 2,52,000 टन्स रोबुस्टा वाली कॉफ़ी है। तो जो टोटल वैल्यू है इंडिया के कॉफ़ी एक्सपोर्ट की वो भी पिछले कुछ समय पर बढ़ी है, बट सिचुएशन आने वाले समय के लिए कुछ सही नज़र नहीं आ रही है। रीज़न, प्रोडक्शन सही नहीं हो पा रहा है, शॉर्टेज यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्लियर हो गया।
तो ये पूरा इशू क्या चल रहा है न्यूज़ में वो आपको समझ में आ गया। लेकिन क्या आपको पता है एग्जाम में इस इशू से काम हो जाएगा? कभी नहीं होगा। एग्जाम में अगर आपने कुछ क्लियर करना है ना, तो इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा जानना जरूरी है। कॉफ़ी के बारे में जानना जरूरी है। आपका जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल 2023 में पहली बार, ध्यान से याद रखिएगा, पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था। तो हो सकता है, क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों पहले की बात है, तो हो सकता है यहाँ पर इस बार क्वेश्चन बन जाए। फर्स्ट टाइम इंडिया ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया और इसके जो पहले वाले एडिशन थे, जितने भी वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस के एडिशन थे, वो 2001 में लंदन में हुआ, 2005 में ब्राज़ील में, 2010 में ग्वाटेमाला, 2016 में इथियोपिया। नाउ फाइनली 2023 में होता है भारत में। ठीक है, इस पूरे इवेंट को जो हमारा कॉफ़ी बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, सभी लोग शामिल थे। और इसका जो मेन मास्कोट था वो था कॉफ़ी स्वामी। थीम आपको एज इट इज ध्यान रखना होगा, थीम में कोई बदलाव नहीं होता। तो इस अभी जो पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ये एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है जिसको 1963 में बनाया गया था, ताकि दुनिया भर में जो हमारा कॉफ़ी है उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को इंक्रीज किया जा सके। और इंडिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में डायरेक्टली दे दी जाती हैं, फिर हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अब चलिए इसको साइड में करते हैं कि यहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ, मैंने एक न्यूज़ जो है छोटी सी वो और ऐड कर दी, आपका रिविजन हो गया क्योंकि मैंने पहले पढ़ा रखा है। अब बात करते हैं कॉफ़ी के स्टेटस के बारे में। स्थिति क्या है कॉफ़ी को लेकर पूरे भारत में? हाल ही में दोस्तों यहाँ पर स्टैटिस्टा की एक साइट है, उस साइट के अंदर यहाँ पर यह दिखाया गया जो इंडिया है वो छठा सबसे बड़ा उत्पादक है कॉफ़ी का पूरे दुनिया में। सबसे पहला है ब्राज़ील। ब्राज़ील अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ब्राज़ील के बाद वियतनाम, देन थर्ड है कोलंबिया, फोर्थ है इंडोनेशिया, फिफ्थ है इथियोपिया एंड होंडुरस, दोनों हैं। फिर उसके बाद में सिक्स सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यहाँ पर आता है इंडिया। ठीक है, फिर बाद में अगर बात करें तो पिछले कुछ समय पर अगर आप देखोगे तो जो साउथ इंडियन कॉफ़ी है, इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा अटेंशन बढ़ा है। और अभी यहाँ पर एक चिकोरी, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों का मिक्सचर भी आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी पॉपुलर होता चले जा रहा है। अगर हम कॉफ़ी के इतिहास के बारे में जानें तो इतिहास क्या रहा है? कॉफ़ी भारत में लेकर आई गई थी 17वीं सेंचुरी के समय पर। और स्टार्टिंग में कॉफ़ी भारत कैसे पहुंची दोस्तों? तो माना जाता है कि कॉफ़ी के कुछ 7 बीन्स थे जो कि यमन से इंडिया में स्मगल करे गए। कुछ इंडियन पिलग्रिम थे, वो यहाँ पर 1670 में क्या करते हैं, यमन से कॉफ़ी के बीन्स लेकर आते हैं, स्मगल कर लेते हैं, इंडिया में लेकर आते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन जो अच्छी तरीके से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ वो डच ने किया। डच जिन्होंने इंडिया के काफ़ी सारे हिस्से को अपने अंडर में कब्जा रखा था, 17वीं सेंचुरी की बात है। इनका मेन रोल था कि इंडिया में जो ये कॉफ़ी कल्टीवेशन है इसको पूरी तरह से स्प्रेड किया जा सके। और फिर ब्रिटिश राज के समय पर, यानी स्पेशली 19वीं सेंचुरी के आसपास, उसके मध्यकाल के आसपास अगर हम देखेंगे तो ये जो कमर्शियल कॉफ़ी फार्मिंग है दोस्तों वो स्टार्ट हो जाती है। कॉफ़ी का व्यापार होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली यहाँ पर मैसूर वाले रीजन से। तो ये यहाँ पर कॉफ़ी का पूरा इतिहास रहा। लेकिन आज अगर हमें कॉफ़ी का उत्पादन करना हो, खेती करनी हो, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए होता है। जैसे थोड़ा गर्म तापमान चाहिए होगा जिसमें बढ़िया तरीके से कॉफ़ी का प्रोडक्शन हो पाएगा। तो टेम्परेचर 15 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रेनफॉल की बात करेंगे तो 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के आसपास। हार्मफुल कंडीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही चीज़ें नुकसानदायक हैं। एक वेल मीडियम जो हमें टेम्परेचर है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। मिट्टी की बात करेंगे तो जो लोमी सॉइल होती है या फिर ऐसा सॉइल जिसमें आयरन कैल्शियम चीज़ें प्रेजेंट हो वो बढ़िया है, जहाँ पर हम कॉफ़ी को अच्छी तरीके से उगा सकते हैं। अब कॉफ़ी का स्टेटस क्या है दोस्तों? इंडिया कॉफ़ी का उत्पादन तो अच्छा खासा कर रहा है, 6ठे नंबर पर सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हम बहुत सारा कॉफ़ी एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले इंडिया में कंज्यूम भी की जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, भारत आज के समय पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, तो 65 से 70% जो कॉफ़ी इंडिया में प्रोड्यूस होती है उसको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी जो कॉफ़ी है दोस्तों उसको हम अपने इंडिया में ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो एक बड़ा चंक यहाँ पर इंडिया में भी कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स में कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, तो उसमें आता है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में स्पेशली अराकू वैली, देन ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम एंड दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स।
यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। लेकिन इन स्टेट्स में से भी हमें एक किसी स्टेट को निकालना हो जो सबसे बड़ा उत्पादक हो, तो वो आता है कर्नाटका। हमारे देश में जितना भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन हो रहा है दोस्तों, उसमें 70% कॉन्ट्रीब्यूशन सीधा कर्नाटका से आता है। ये कुछ स्पेशल डेटा है। अब जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हमारे पूरे कॉफ़ी सेक्टर को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए हमारे पास में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया नाम की एक पर्टिकुलर बॉडी है। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, आओ ज़रा थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसको किसी कानून यानी एक्ट के माध्यम से बनाया गया। ये वो बॉडी है जिसको बनाया गया है कॉफ़ी एक्ट 1942 के सेक्शन नंबर 4 के अंडर में। और यही कॉफ़ी बोर्ड हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। इस बोर्ड में टोटल 33 मेंबर्स हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन आता है जो कि यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। ठीक है, इस बोर्ड का अगर हम स्पेशल फोकस देखें तो इस बोर्ड का मेन काम यही है कि कॉफ़ी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना, उसको एक्सटेंड करना, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, कॉफ़ी को प्रमोट करना। ये स्पेशल फोकस यहाँ पर इस बोर्ड का होता है। अब आप कहोगे सर इतनी बारीकी से हमने इतनी सारी चीज़ों को पढ़ा है, रीज़न यह क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। आपके सामने एक सबसे बड़ा उदाहरण 2008 का यूपीएससी का पूछा गया एक क्वेश्चन। यहाँ पे मैचिंग करने के लिए दोस्तों कुछ पेयर बनाकर दे दिए हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। एक तरफ बोर्ड के नाम दिए गए, कॉफ़ी बोर्ड, दूसरा रबर बोर्ड, तीसरा टी बोर्ड और चौथा यहाँ पर टोबैको बोर्ड। दूसरी तरफ यहाँ पर हेडक्वार्टर्स के नाम दिए गए। बताओ भैया कौन सा हेडक्वार्टर सही तरीके से मैच हो रहा है किसके साथ में। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था कि अच्छा मैंने पढ़ाया नहीं क्या, यहाँ जहाँ बताया तो था। ये देखो बोर्ड है, टोटल 33 मेंबर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है, और ये बोर्ड मेन फंक्शन कहाँ से करता है, बेंगलोर से करता है। तो अब इस प्रश्न को देखना, कॉफ़ी बोर्ड के सामने बेंगलुरु है, तो क्या ये सही मैच हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियस ही बात अभी पढ़ा। रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको कोट्टयम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले पेयर को मैच करोगे तो 1, दूसरा यहाँ पर आता है यहाँ पर 3, तीसरा टी बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो टी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा कोलकाता में, तो यहाँ पर आ गया 4। तो मतलब हमें सीक्वेंस मिल गया, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मतलब दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। और ये कहोगे बहुत पुराना है, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2022 का टी बोर्ड को लेकर डायरेक्टली सवाल बना था नहीं बना था, कई बार हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे आते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किए, अब आपने देखा कि आर्टिकल में क्या चीज़ है, उसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। तो ये सारा का सारा बैकग्राउंड डेटा दोस्तों आपको एक सिंपल से पीडीएफ में, एक ऐसा पीडीएफ जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, उसको रेडी करके दिया जाता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के अपने पास में रख सकते हो, या फिर उसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ती है तो आपका सारा कंटेंट इस ग्रुप में सिक्योर रहता है। ठीक है, आपको स्टोर वगैरह करने की दिक्कत नहीं पड़ती, सारा कंटेंट सिक्योर है। अगर आप आज भी इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो पिछला सारा कंटेंट मिलेगा, ऐसा नहीं केवल आज से मिलना शुरू होगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर इस ग्रुप में जो पीडीएफ है सारी वो डेट वाइज पड़ी हुई है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। गारंटी है कुछ दिनों बाद अमाउंट आपका रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। अब ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक करना कि मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को फुल्ली तरीके से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ मेक श्योर क्या कीजिए, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है, जिसको प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, एक टॉपिक जो हमने पीआईबी से लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है, यहाँ पे मैं द हिंदू तो कवर करता हूँ, उसके साथ आपके जो वेरियस सोर्सेज जिसके लिए आप इधर उधर भागते रहते हो, ये पढ़ूँ या ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ या ये पढ़ूँ, वो सी दिक्कतें खत्म हो जाती है। कहने का मतलब है इन वीडियोज़ को रेगुलर बेसिस पर अगर आप फॉलो करोगे तो लास्ट में जो मंथली मैगजीन के यहाँ पर ये सब मंथली मैगजीन की ये सब चीज़ें चलती हैं ना, वो सब खत्म हो जाएगा। आप मैगजीन उठाओगे ना, पढ़ोगे, कहोगे ये सारी चीज़ें हमने डेली बेसिस पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो वो सारी दिक्कत आपकी खत्म हो जाएंगी। प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर बहुत कंसंट्रेशन के साथ में फोकस किया करो। कभी कभी आर्टिकल छोटे भी होते हैं, उसके ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टॉपिक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साइट से रिलीज़ किया गया, डायरेक्टली गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। बात हो रही है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इन्होंने यहाँ पर अभी दोस्तों एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन किया।
उस प्रोजेक्ट के नाम है, सॉरी उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया। प्रोजेक्ट का नाम है ANAGRANINF। कहोगे एक मिनट, हमने अभी डिस्कस किया था थोड़े दिनों पहले। हाँ, वो मैंने पढ़ाया था आपको, लेकिन वहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो बाद में रिलीज़ हुई हैं, जो पढ़ना ज़रूरी है, तो वापस पढ़ लेंगे, लेकिन वो बेसिक डिटेल छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो दोस्तों न्यूज़ क्या है यहाँ पर? खबर यह है कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड है, इन्होंने एक अग्रीमेंट किया है 2 कंपनीज़ के साथ में, और उस अग्रीमेंट के तहत यहाँ पर कह सकते हो 75 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट के ऊपर में खर्चे जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है ANAGRANINF। इस प्रोजेक्ट के तहत हमारा मेन मकसद है कि हम एक दवा तैयार कर रहे हैं, एक एंटीबायोटिक तैयार कर रहे हैं, जो कि कौन से बैक्टीरिया को मारेगी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियन इन्फेक्शंस को। देखो, जो बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब बैक्टीरिया में भी एक खतरनाक प्रजाति है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इस वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए एक एंटीबायोटिक तैयार करने के ऊपर काम चल रहा है। बस यही तो न्यूज़ है। लेकिन अब इस न्यूज़ को आपने थोड़ा एक्सपैंड करके खींच खांच के पढ़ना है कि भाई यहाँ से सवाल बन सकता है। उसमें सबसे पहले जानना होगा प्रोजेक्ट ANAGRANINF के बारे में। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसका सबसे मेन उद्देश्य क्या है? इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई एक प्रॉपर एंटीबायोटिक तैयार करना, एक दवा तैयार करना, जिसके अंदर में फेबल एंजाइम होगा, जो कि क्या करेगा? इस प्रकार से जो नेगेटिव पैथोजेंस है, नेगेटिव बैक्टीरिया है दोस्तों, इससे लड़ने में मदद करेगा। अब ये बैक्टीरिया है कौन सा जिसके लिए अलग से फोकस किया जा रहा है, इतना रुपया खर्चा जा रहा है? यह है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी पतली होती है। ये सब कुछ डेटा मेंशन किया गया है, जो एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाएगा आपसे। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये दवाई के प्रति काफ़ी रेजिस्टेंट है। यानी अगर आप दवा खाते हो दूसरी नॉर्मल तरीके से तो उसका असर नहीं होता। ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है ये। तो इसी वजह से इसको ख़त्म करने के लिए एक एंटीबायोटिक हम रेडी कर रहे हैं, ताकि वो इसको ख़त्म कर सके, इस बैक्टीरिया को बॉडी से, इस बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन ख़त्म कर सके। क्योंकि अगर किसी को यहाँ पर इस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ तो उसमें निमोनिया जैसी प्रॉब्लम होती है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकते हैं, घाव हो सकता है, ऐसी और भी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बहुत सारी दवाई जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए बनाई गई हैं वो इस पर काम करती नहीं है। इसीलिए तो दोस्तों यहाँ पे एंटीबायोटिक रेडी किया जा रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। बस इतनी सिंपल सी बात आपने ध्यान में रखनी है। अब ज़रा एक बात, हमने इस आर्टिकल का एक पार्ट तो कवर किया। दूसरा यहाँ पर ये बात करेंगे कि भाई ये जो बोर्ड है, इसी ने तो अग्रीमेंट करके सारा काम तैयार करवाया है। तो इस बोर्ड के बारे में ज़रा थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं, ताकि कुछ भी छूटे ना हमारा। तो ये टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट बोर्ड है, एक स्टैचुटरी बोर्ड है, और मैंने अभी आपको पढ़ाया पहले जब कॉफ़ी बोर्ड पढ़ाया था। स्टैचुटरी बोर्ड कौन से होते हैं? जो किसी कानून यानी एक्ट के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 के थ्रू दोस्तों इस बॉडी को बनाया गया है, या कह सकते हो इस कानून के अंडर में इस बॉडी को तैयार किया गया। इसका मेन मकसद है जो हम अपने देश की टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करें, है ना, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। किस चीज़ के अंदर में? अपने कमर्शलाइजेशन के अंदर में, डेवलपमेंट के अंदर में। तो डेवलपमेंट को प्रमोट करने का स्पेशली काम करता है, स्पेशली यहाँ पर जो हमारी देश की टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करने का काम करता है। इस बोर्ड में टोटल आपको 11 मेंबर्स नजर आएंगे। ठीक है, कुछ कह सकते हो कैपिटल या लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम करता है हमारे इंडस्ट्रीज़ को। जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर थोड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पे गुजर रही हैं, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर थोड़ा फंड ये देने का काम करता है। क्लियर हो गया? नाम से पता चल रहा है इसका। सही, आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने डिस्कस किया था, कल हमने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जानी थी, लेकिन आज जो बात करेंगे वो प्रीलिम्स के तौर पर फैक्चुअल डेटा है। बात हो रही है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में। तो आपको पता है हर साल हम 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी सेलिब्रेट किया गया। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि हर बार हम ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बारे में एक जागरूकता फैला सकें कि आखिरकार कितनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है। तो देखो दोस्तों, जो वनडे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई डे की बात होती है तो उसका थीम ज़रूर ध्यान रखिए। थीम को लेकर क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे साथ चलें, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ाता हूँ। तो न्यूज़ क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब बात आती है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की। तो ये हम क्यों मनाते हैं? अवेयरनेस फैलाने के लिए, भी मैंने आपको बता दिया। बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, आखिरकार ये दिन क्यों चुना गया। तो दोस्तों बात है 24 मार्च 1882 की। 1882 के समय पर एक 24 मार्च स्पेसिफिक डेट थी। इस दिन क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए यहाँ पर एक मतलब ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से हो रहा है ना, इसके पीछे का मेन कारण क्या है, मेन बैक्टीरिया कौन सा है, उस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया था।
डॉक्टर रॉबर्ट कोच के माध्यम से। तो इन्होंने यहाँ पर इस बैक्टीरिया की खोज की, भाई इसकी वजह से बीमारी फैल रही है, इस तारीख को खोज की थी। इस वजह से उसी दिन से नहीं, कुछ सालों बाद दोस्तों क्या होता है, जो हमारा पहला वर्ल्ड टीबी डे होता है ना, उसको ऑफिशियली ऑब्जर्व किया जाता है 1983 में। तारीख 24 मार्च ही लेते हैं, क्योंकि 24 मार्च को यह काम किया गया था, टीबी जिस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है वो बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया था। तो रीजन आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं थीम की। तो 2024 में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस का थीम है यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। अब बात है ये ट्यूबरक्लोसिस एग्जैक्टली है क्या। तो एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अभी पढ़ी तो रहे थे, क्योंकि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये होता कौन से बैक्टीरिया की वजह से है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ध्यान रखिएगा। और यही टीबी क्या करता है, सबसे पहले एक इंसान के फेफड़ों को बुरी तरह से जकड़ लेता है या उसको अफेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे करके हमारे बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है, स्पेशली यहाँ पर टमी, ग्लैंड्स, बोन्स, नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस में आपको एब्डोमिनल पेन, फीवर, नाइट स्वेट्स यानी कि रात में पसीना, लूज मोशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। वेट लॉस हो सकता है, भूख कम लग सकती है, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हमको नज़र आती हैं। क्लियर। चलिए एक और टॉपिक है। अब इस टॉपिक में ना ज़्यादा गहराई नहीं है, बट एग्जाम में 2-4 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो पढ़ना तो है ही अपने को। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में दोस्तों एक्सप्लेन सेक्शन पर ये आर्टिकल है। बोला जा रहा है कि आखिरकार ओलाज कृत्रिम एआई क्या है। कृत्रिम एआई जिसको बोला जा रहा है भारत का खुद का बनाया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है, कैसे काम करेगा, उस तरह के बारे में समझते हैं। तो न्यूज़ ये निकल कर आती है कि अभी इस साल थोड़े दिनों पहले इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी ओला, नाम आपने सुना होगा, इन्होंने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया, उसको इंट्रोड्यूस किया। उसका नाम है कृत्रिम एआई। और कृत्रिम एआई के बारे में ध्यान रखिएगा, बोला जा रहा है ये भारत का खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो क्वेश्चन पहला आपसे कहीं पर भी बन सकता है किसी भी एग्जाम में कि हाल ही में इंडिया का खुद का बनाया हुआ एआई चर्चा में था, वो क्या है। तो ध्यान रखिएगा, कृत्रिम नाम है इसका, कृत्रिम एआई। ये बेसिक चीज़ें जो ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि जो एक कृत्रिम एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब एआई क्या है आपको पता है भाई, आजकल तो एआई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना। ये नॉर्मल एआई से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि इस वाले एआई को ऐसे तैयार किया गया है जो कि भारतीय भाषाओं के ऊपर बेस्ड है, इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर, भारत की संस्कृति के ऊपर यहाँ पर वो पूरी तरह से आधारित है। इसमें नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ किया गया है ना। ये एक ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है, डीप लर्निंग का यहाँ पर यूज़ किया गया है, ताकि कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को ये अच्छे से समझ सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर इस कृत्रिम एआई की, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन फीचर है कि इसमें यह क्षमता है कि वो एक इंसान क्या जो इंटेंशन है उसको यहाँ पर ये समझ सके। क्योंकि ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स होता है वो कीवर्ड पर काम करता है। आप कुछ कीवर्ड लिखोगे, उसके बाद वो आपको सामने पूरी चिट्ठी दे देंगे कि हाँ लो भाई ये है। लेकिन कृत्रिम एआई दोस्तों बहुत बेसिक तरीके से डिटेलिंग्स पे काम करता है। वो एक इंसान के इंटेंशन को समझने का काम करता है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग में जाता है। अब सपोज इससे हम करेंगे क्या, तो ये एआई एक ऐसा क्रिएटिव आपको नेटवर्क देखने को मिलेगा जो कि हमारे लिए ईमेल लिख सकता है, इंफॉर्मेशन बहुत सारी प्रोवाइड करवा सकता है, नई स्किल्स यहाँ पे उसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो अलग अलग क्रिएटिव टास्क में हमारी हेल्प कर सकता है, हमें नई स्किल प्रोवाइड करवाने में, नई रेसिपी सीखने में, बहुत कुछ सारी चीज़ें हम उस एआई से कर सकते हैं। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, कृत्रिम नाम है प्लीज़। चलिए आगे आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि डाउन टू अर्थ मैगजीन में प्रेजेंट है, और आपको पता है डाउन टू अर्थ हमारे एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। बात यहाँ पर हो रही है कि अनहेल्दी लेवल में जो आर्सेनिक है वो पानी के अंदर प्रेजेंट है। पानी में एक चीज़ मिल रही है, आर्सेनिक पाई जा रही है, गंदे पानी में स्पेशली। और इस आर्सेनिक की वजह से एक इंसान की जान पूरी तरह से खतरे में हो सकती है। जब वो यहाँ पर चावल वगैरह उस पानी में उबालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वही आर्सेनिक खाने में जा रहा है, एक इंसान का मृत्यु का कारण बन सकता है आर्सेनिक। अच्छा, इतना खतरनाक है आर्सेनिक? हाँ है। क्या, कैसे काम करता है ज़रा उसको समझते हैं। तो न्यूज़ क्या, ये आपको समझ में आ गया कि भाई एक स्टडी यहाँ पर आई, उस स्टडी ने हमें ये दर्शाया कि लोग आज के समय पर जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं चावल वगैरह पकाने में, तो उस पानी में भी आर्सेनिक प्रेजेंट है। और आपको पता है चावल जो है हमारी दुनिया की आधी पॉपुलेशन खा ही रही है, स्टेपल फूड है वो। तो अगर आर्सेनिक उनके पेट में जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी घातक माना जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार आर्सेनिक है क्या, ज़रा ये तो जान लें। तो दोस्तों नेचुरली पाया जाने वाला एक सेमी मेटेलिक एलिमेंट है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा हमारे अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है। ठीक है,
और अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो हमारे हवा में, एनवायरमेंट के अंदर भी यहाँ पर ये पूरी तरह से प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, लैंड में भी प्रेजेंट यहाँ पे होता है ये आर्सेनिक। एक केमिकल एलिमेंट है। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 15 में अगर आप देख पाओगे तो वो है नाइट्रोजन ग्रुप। उसी नाइट्रोजन ग्रुप के अंदर में प्रेजेंट एक केमिकल एलिमेंट है जो कि ग्रे और येलो कलर में प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है अपने इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर में। इसकी जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है वो काफ़ी खतरनाक होती है। बाकी ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारा जब प्रीलिम्स की बात करते हैं तो जीएस पेपर नंबर 3 में साइंस का सेक्शन भी आता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आर्सेनिक चर्चा में है तो उसका एटॉमिक नंबर ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर इसका 33 है, सिंबल AS है सिंपल। बाकी कुछ यहाँ पर इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है नहीं। अब बोला यहाँ पर ये जा रहा है जो लोग ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं आर्सेनिक के, सपोज़ वो पानी पी रहे हैं उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट है, ज़्यादा कॉन्टेमिनेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उस इंसान के हेल्थ के लिए बहुत घातक है। और लंबे समय तक अगर एक आर्सेनिक इंसान के कांटेक्ट में रहेगा तो इससे यहाँ पर उसको आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, उसका नर्वस सिस्टम यानी पूरा दिमाग हिल सकता है, जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन की कैपेबिलिटीज़ है वो ख़राब हो सकती हैं, है ना। हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, स्किन कैंसर, डायबिटीज़, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर। कैंसर के रिस्क दोस्तों एडल्ट्स में बढ़ सकते हैं। जो छोटा बच्चा है उसकी जान जा सकती है सीधा सीधा। उसका दिमाग जो है दोस्तों वो बुरी तरह से इम्पैक्ट हो सकता है, उसका वजन कम हो सकता है। ये सारे आर्सेनिक के इफेक्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर में। और अगर हम आज भारत में देखें तो कई सारे राज्य हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, ये अभी भी मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स माने जाते हैं। यहाँ पर अभी भी दोस्तों जो आर्सेनिक का कॉन्टेमिनेशन है, आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। एक होती है ना लेवल जो कि परमिटेबल होती है, हाँ भाई इतना प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस लिमिट को क्रॉस कर चुका है इन स्टेट्स के अंदर में ये आर्सेनिक। क्लियर। चलिए एक और टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी। इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। यहाँ पे हम समझेंगे प्रिवेंशन डिटेंशन, ये होता क्या है, कैसे काम करता है, हमारा संविधान क्या बोलता है। लेकिन दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बीच में आ चुका है एक पर्टिकुलर मैटर के अंदर में। होता यहाँ पर यह है कि तेलंगाना का जो यहाँ पर कोर्ट है, तेलंगाना का स्पेशली जो हाई कोर्ट है, उनके पास में एक डेटेनू की अपील जाती है। मतलब एक व्यक्ति है जिसको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया होगा शक के आधार पर कि हाँ भैया वो फ्यूचर में हमारे लिए खतरा हो सकता है, इंडिया के लिए खतरा हो सकता है ना, रिलेशंस खराब कर सकता है या कुछ ऐसा इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर हो सकता है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर उसको अरेस्ट किया। बट सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है भाई जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये एक ड्रैकोनियन मेजर है, ज़बरदस्ती सरकार का कानून है, जो कि यहाँ पर इसकी पावर्स हैं वो पावर्स हमें रोकनी होंगी, इसका गलत उपयोग भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर शक के आधार पर अरेस्ट करना, बट अभी भी यहाँ पे कोई भी एविडेंस यानी सबूत नहीं है। बिना किसी ट्रायल के उसको अरेस्ट कर लेना, अभी वो मुजरिम साबित नहीं हुआ है लेकिन उसको कस्टडी में लिया जा चुका है, डिटेंट किया जा चुका है। यही है प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट उतरा। इसी वजह से हमें एग्जाम के लिए हमें भी पढ़ना होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जैक्टली है क्या। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन रेफर करता है एक व्यक्ति को यहाँ पर पकड़ लेना, स्पेशली एक ऐसे इंडिविजुअल को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी कॉन्विक्शन के। मतलब अभी उसको अपराधी घोषित नहीं किया गया है, अभी कोर्ट ने उसको अपराधी घोषित नहीं किया, बट उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो इस डिटेंशन का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो एक व्यक्ति है उसको फ्यूचर में, भविष्य में कोई अपराध करने से रोका जा सके। यही मेन पर्पस है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। ठीक है। अब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज हैं, जो ये कानून है, इसको कौन लाता है? इसको लाने का काम दोस्तों सरकार का है। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि भाई पब्लिक की सेफ्टी के लिए या सोसाइटी में पीस को मेंटेन करने के लिए हम ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा सकते हैं। अगर हमारा संविधान देखें तो संविधान क्या बोलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेफगार्ड्स की जब बात होती है दोस्तों, तो संविधान में जो हमारा आर्टिकल है, आपको पता है आर्टिकल 12 से 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें जो आर्टिकल 22 है ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 22 है ये सीधा सीधा यहाँ पर एक प्रोटेक्शन देता है इंडिविजुअल्स को हु आर अरेस्टेड और डिटेंड। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया या डिटेंड किया गया है उसको उसकी सुरक्षा की बात करता है आर्टिकल 22। और इसी में दोस्तों दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट यहाँ पर डील करता है कि मान लो कोई ऐसा केस है जहाँ पर जो सिचुएशन है ऐसी है कि एक व्यक्ति है उसको डिटेन कर लिया गया है,
बस खाली क्या हो रहा है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तहकीकात चल रही है क्राइम को लेकर कि हाँ उसने कोई क्राइम किया है, इस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उस केस में यहाँ पर डिटेन कर लेना। दूसरा पार्ट यहाँ पे कवर होता है कि ऐसे केस जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से संबंधित हैं, यानी कि मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको डिटेन कर लिया गया है, अपने पास में कह सकते हो कि कस्टडी में रखा गया पूछताछ के लिए, लेकिन बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कॉन्विक्शन के, अभी मुजरिम साबित भी नहीं हुआ है कोर्ट के माध्यम से, बट सीधा यहाँ पर उसको डिटेनेट कर लिया गया। और वहीं पर हमारे संविधान का आर्टिकल 22 क्लॉज 4 ये बोलता है कि कोई भी लॉ इस प्रकार से दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन को यहाँ पर ऑथराइज नहीं करता, स्पेशली लंबे समय के लिए। और जो डिटेनी होता है, जिसको यहाँ पर ये डिटेंशन में रखा गया है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि आखिरकार यहाँ पर उसको हमने क्यों अरेस्ट किया। कहने का मतलब है जिसको भी अरेस्ट कर रहे हो यार, है ना, कि भाई फ्यूचर में क्राइम कर सकता है, उस पर इस चीज़ के शक हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपको उसको बताना होगा भाई ये रीजंस हैं। लेकिन यहीं पर एक चीज़ भी है कि मान लो मामला थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो चुका है, मामला थोड़ा प्राइवेसी का है, सीक्रेसी का है, तो वहाँ पर आप मना भी कर सकते हो जब बात आती है लोगों के इंटरेस्ट की, लोगों के हित की। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपने बताना होगा कि भाई यहाँ पर यह मैटर है जिसके बेसिस पर आपको यहाँ पर लेकर आया गया। कई बार होता है ना, गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ कर सकती है, बिना बताए किसी को भी जेल में डाल दो, प्रिवेंटिव डिटेंशन भैया, समझ गए। अब बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये जो लॉज हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के, ये कौन बना सकता है। तो पहला पता है भैया, पार्लियामेंट के पास में सबसे ज़्यादा पावर्स, एक्सक्लूसिव पावर्स है, वो लॉज बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर। भाई जब कोई मैटर है कि मान लो इंडिया के फॉरेन अफेयर्स खराब हो सकते हैं, डिफेंस से संबंधित कोई इशू है, भारत की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है, तो उस बेसिस पर पार्लियामेंट इसको ला सकता है। देन उसके बाद में वैसे जो पावर्स है वो पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर के पास में भी है। जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, विधानसभा है, उनके पास में ही पावर है कि वो इस प्रकार से लॉ को लेकर आ सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को देखते हुए। ठीक है, जब बात आएगी पब्लिक ऑर्डर में मेंटेनेंस की, है ना, कुछ एसेंशियल्स की, तो उस बेसिस पर यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लाया जा सकता है। अब बात यह है कि क्या ऐसे हमारे पास में और भी कानून है या केवल एक ही कानून है। तो दोस्तों ऐसे कई सारे और भी लॉज हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन हमको देते हैं समय से पहले यहाँ पर उसको गिरफ्तार करने की पावर। तो इंडिया में कई सारे लॉज, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980, उसी प्रकार से यूएपीए, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, देन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, देन पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स, ये सारे वो लॉज हैं, वो एक्ट्स हैं जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर देते हैं। ठीक है, और इन सभी कानूनों के अंदर में दोस्तों जो अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पर एक व्यक्ति को जब डिटेन करती हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, स्पेशली 12 महीने के लिए रख सकती हैं, बिना किसी चार्जेस, बिना किसी ट्रायल के। समझ गए। तो जो डिटेंशन ऑर्डर है ये जारी कौन करता है, इस ऑर्डर को जारी किया जाता है एक अथॉरिटी के थ्रू, या फिर जो हमारे सरकारी ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर इसको जारी करते हैं। बाकी रिव्यू करने का काम एक एडवाइजरी बोर्ड का भी होता है, वो इसको रिव्यू करता है सही है इसको डिटेन करना या नहीं है। ठीक है, तो एक लंबा चौड़ा आर्टिकल था, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, मैंने सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पर शेयर कर दी हैं। एक और टॉपिक जो कि जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, बात हो रही है जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का। इन्होंने तीस्ता नदी में वापस से राफ्टिंग करनी शुरू कर दी है लगभग 4 साल बाद, सॉरी 4 साल बाद नहीं, कुछ महीने बाद, 4-5 महीने बाद, 5 महीने बाद स्पेशली। तो तीस्ता नदी के अंदर में राफ्टिंग बंद करवा दी गई थी, वो राफ्टिंग शुरू हो चुकी है, जिस वजह से एग्जामिनेशन के लिए सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो तीस्ता नदी चर्चा में आ चुका है 5 महीने बाद। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और नदियों को लेकर ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बने, बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने, ब्रह्मपुत्र को लेकर क्वेश्चन पूछा है ना, ऐसे लोहित रिवर को लेकर क्वेश्चन पूछा, ऐसे कई सारे नदियों को लेकर सवाल पूछे गए। तो चलो बात करते हैं हम तीस्ता नदी के बारे में। तो तीस्ता नदी एक ट्रांस हिमालयन रिवर है जो कहाँ से आती है, हमारा जो अलग अलग राज्य हैं, स्पेशली सिक्किम, वेस्ट बंगाल से यहाँ पर गुजरती हुई जाती है। उसके बाद इसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश के रंगपुर में भी जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो तीस्ता नदी है ये खुद ब्रह्मपुत्र नदी की एक ट्राइब्यूटरी है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो जा रही है उसकी सहायक नदी है ये तीस्ता नदी, उसमें जाकर मिल जाती है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ से निकल कर आती है, हिमालयाज में से। ठीक है, हिमालयाज में से निकलती है, उसके बाद सिक्किम से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाएगी, और बांग्लादेश से जाते जाते यहाँ पर जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं तो आइए इस लोकेशन को देखते हैं। ये हो गई तीस्ता नदी, ऊपर हिमालय से आते हुए यहीं पर सिक्किम है, सिक्किम से होते हुए वेस्ट बंगाल में एंटर करते हुए फिर उसके बाद में नीचे बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी, और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद में नीचे यहाँ पर आप देख पाओगे
ये जाकर इधर की साइड में ब्रह्मपुत्रा जो नदी आ रही है ब्रह्मपुत्रा मिल जाएगी और ब्रह्मपुत्रा सीधा यहाँ पर इस तरीके से फिर नीचे आ जाएगी। तो इसका आपने रूट देखा। बाकी दोस्तों जो तीस्ता नदी है इसका जो टोटल लेंथ है वो है 309 किलोमीटर्स का। और तीस्ता नदी का जो फ्लो अगर आप देखोगे तो गर्मियों के समय पर बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ लहरें चलती हैं, स्पेशली जून से लेकर सितंबर के बीच में जब बारिश वगैरह होती है तो। ठीक है, उसके अलावा इसकी मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्रा की, तो खुद यहाँ पर सहायक नदी हो गई तीस्ता। और तीस्ता की सहायक नदी है रंगीत रिवर। ठीक है, रंगीत नदी भी इसकी एक मेन ट्रिब्यूटरी है। बाकी यहाँ पर मानसून में जैसे जैसे बदलाव होते हैं वैसे वैसे यहाँ पर इस नदी में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा चेंज आता है जून से सितंबर में, भारी भरकम यहाँ पर पानी उस समय पर बहता है इसमें। चलिए एक और टॉपिक हमारा न्यू इंडियन एक्सप्रेस का है, ये भी इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर दी जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी, और आप इसको एज अ प्लेसेस इन न्यूज़ के तौर पर भी देख सकते हो। बात हो रही है गल्फ ऑफ मन्नार की। गल्फ ऑफ मन्नार जो भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा गल्फ है। इस गल्फ में जो कोरल्स पाए जाते हैं यानी समुद्र के अंदर में दोस्तों इस प्रकार से रंग बिरंगी कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो कोरल्स है दोस्तों ये धड़ाधड़ कम होते चले जा रहे हैं। रीज़न क्लाइमेट चेंज, लगातार टेम्परेचर का बढ़ना, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से और साथ ही साथ में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों, जो पोल्यूशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कोरल रीफ्स लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग शुरू हो चुकी है। ब्लीचिंग मतलब कोरल जो है ना, ये कोरल रीफ्स जो होते हैं समुद्र में रंग बिरंगी प्रेजेंट होते हैं, ये किसी काई पे जिंदा होते हैं, एल्गाई पर, जूजेंथलाई पर। अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से वो एल्गाई खत्म हो रही है। एल्गाई खत्म हो जाती है तो यहाँ पर एक कोरल जीवित नहीं रहता, क्योंकि एल्गाई और कोरल ये एक दूसरे के साथ में चिपक कर रहते हैं, एक दूसरे को एनर्जी देते रहते हैं। अगर आप कहो तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो एक खत्म होगा दूसरा भी खत्म होगा। वही प्रोसेस हमें अभी यहाँ पर कोरल रीफ के साथ में नजर आ रहा है, जिस वजह से कोरल की जो संख्या है वो लगातार कम होती हुई चली जा रही है, जिस वजह से गल्फ ऑफ मन्नार चर्चा में है। क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार ही मेन जगह है जहां पर बहुत सारे इस प्रकार के कोरल्स हैं, बट वो खत्म हो रहे हैं। और आपको पता है जो कोरल होते हैं ना, वो किसी एरिया में टूरिज्म का काम भी करते हैं भैया। लोग घूमने जाते हैं वहां पर, अंदर देखने के लिए भी जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं लोग, जो सारा पैसा यहाँ पे उस एरिया की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट होता है। तो हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट की गई है जहां पर बताया गया है गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में जो कोरल कवर है दोस्तों वो 37% से 2005 में 37% था, ये कम होकर अभी 27.3% बचा है। तो चलिए अब बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, क्योंकि बाकी सब तो डिस्कस कर ही चुके हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार दोस्तों यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट पे देखने को मिलेगा। अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँ तो ये हो गया इंडिया, स्पेशली इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया वाला रीजन। नीचे आपको श्रीलंका नजर आएगा, यहीं बीच में आपको ये जो गल्फ दिख रहा है यह है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको यहाँ पर नजर आएगा गल्फ ऑफ मन्नार। तो श्रीलंका के जस्ट पास में है, और हमारा जो साउथ ईस्ट वाला कोस्ट है वो बेसिकली वहाँ पर है। यहीं पर आपको रामेश्वरम आइलैंड वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे आइलैंड्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूँ ये जो गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन है यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं जो आकर गिरती हैं। जैसे इंडिया से आती है यहाँ पर एक नदी ताम्रपर्णी, ठीक है, और श्रीलंका से नदी आती है अरुवी। तो कुछ नदियाँ आके इसी गल्फ में सीधा गिरती हैं दोस्तों। और जो ये गल्फ है ये माना जाता है यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो कोरल रीफ्स है वो भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इंडिया हो गया, ये हो गया श्रीलंका, ये यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा। बाकी गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं। गल्फ ऑफ मन्नार अगर आप देखोगे दोस्तों तो बायोलॉजिकली काफ़ी रिच रीजन है। कहने का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे प्लांट के अंदर जो वाटर के अंदर जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट की स्पीशीज़ बहुत सारी हैं, एनिमल्स की स्पीशीज़ बहुत सारी हैं। इवन अगर आप देखोगे जब हम बात करते हैं मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व की, तो गल्फ ऑफ मन्नार पूरे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व कहलाया जाता है। इंडिया में दोस्तों जो गल्फ ऑफ मन्नार रीजन है स्पेशली तमिलनाडु के अंदर में, ये तमिलनाडु का एक मेजर रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और ये वो रीजन है जहाँ पर बहुत सारे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। बाकी इंडिया में कोरल रीफ्स गल्फ ऑफ मन्नार के बाद गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे पाए जाते हैं। इसी गल्फ ऑफ मन्नार को ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व भी डेजिग्नेट किया गया है। ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें कई सारे आइलैंड्स आपको छोटे छोटे नजर आएंगे, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट एक और आर्टिकल छोटा सा है, इसके बारे में वैसे हमने डिस्कशन किया हुआ है। राइट वेल्स के बारे में अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी जहाँ पे बोला जा रहा था कि जो राइट वेल्स हैं जब ये मछली वाले जालों में फंस जाते हैं तो उस जाल के बाद में प्रॉपर ब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं, है ना। इनके शरीर को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। कट्स वगैरह लग जाते हैं तो प्रॉपर ब्रीडिंग नहीं हो पाती है, इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। डिस्कस किया था, याद होगा ना। लेकिन जो हमने डिस्कशन किया था उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन गायब थी, बेसिक चीज़ें।
जो बाद में हमें न्यूज़पेपर में मिल रही हैं। तो obvious सी बात है, मैं वो लापरवाही नहीं करूँगा, मैं वापस से कोई अगर डिस्कशन होगा तो मैं वापस से वो डिटेल डिस्कस करूँगा, तो इसके लिए परेशान ना होए। तो जब बात हो रही राइट वेल की दोस्तों, तो राइट वेल जो है ना बेलेनिडे फैमिली से बिलोंग करती है। हमारे पास में जो वेल हैं, स्पेशली स्ट्राउट वेल जो है, उसमें 4 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, उसमें से एक राइट वेल है। और राइट वेल थोड़ी सी अलग होती हैं बाकी सारी नॉर्मल वेल से, ऐसा भी यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। और बोला जाता है कि इनकी वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है। राइट वेल्स की जो यहाँ पर स्पेशली जो ये इनका हिस्सा है, ये सब काट लिया जाता है ना। और इनका जो अवैध तरीके से व्यापार है वो होता है। इनके बलीन का इस्तेमाल किया जाता है एज अ मीट के तौर पर, यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं वाइट वेल्स का। तो इस वजह से यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो खतरे में है। और इसी गिरती हुई पॉपुलेशन को देखकर राइट वेल्स को IUCN के स्टेटस में यहाँ पर कवर किया गया। IUCN में दोस्तों यहाँ पर इनको एक एंडेंजर्ड स्पीशी में रखा गया और प्रॉपर तरीके से एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन यहाँ पर इनको प्रोवाइड करवाने की बात की गई। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं वेल की, तो यहाँ पे आप देख पाओगे एटलीस्ट 10,000 जो बो हेड्स हैं, ठीक है, 10,000 बो हेड्स वाली वेल हैं। बाकी अप्रॉक्सीमेटली 13,000 सदर्न राइट वेल्स हैं। बाकी यहाँ पर बाकी बची हुई नदर्न राइट वेल्स हैं। नदर्न राइट वेल्स और कम होती हैं, इनकी संख्या और बहुत ज़्यादा कम है और ज़्यादा खतरे में। बाकी इनका IUCN देखोगे तो पहले वाले का IUCN मैंने बता दिया। जो नॉर्थ वाली पैसिफिक राइट वेल्स हैं, इनका IUCN स्टेटस देखोगे वो एंडेंजर्ड स्पीशी में है, ये भी खतरे में है। और नॉर्थ एटलांटिक राइट वेल, ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ पैसिफिक राइट वेल है, पैसिफिक ओशन में पाई जाने वाली। ये नॉर्थ एटलांटिक राइट वेल है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में कवर की गई हैं, यानी कि ये सारी की सारी स्पीशीज़ काफ़ी खतरे में है। रीज़न, इनका पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आज के इस लेक्चर से आपको जानने को मिला होगा। बाकी आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने उस पर स्पेशल फोकस नहीं किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता तो बिल्कुल डिस्कस किया जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट करें। बाकी 2013 का जो UPSC का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ओपन मार्केट ऑपरेशंस से संबंधित क्या है, ये किस चीज़ को रेफर करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।